दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही अलग तरह की मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है अनवुमन। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। मतलब कि उसकी शादी होने के बाद सुहागरात के दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी तो किन्नर है। तो दोस्तों अब ये लड़का क्या करेगा और उस किन्नर ने ऐसा क्यों किया? जब गाँव वालों को ये खबर पता चलेगी तो वो इन दोनों के साथ क्या करेंगे? क्या इस किन्नर को कभी प्यार और समाज में एक स्थान मिल पाएगा या नहीं? यही देखेंगे हम आज की कहानी में। ये एक बहुत ही बेहतरीन और हार्ट टचिंग कहानी है जो एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज भी देती है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये मूवी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जरूर लगेगी। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में बैकग्राउंड में हमें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की कहने लगती है कि हर किसी का अपना अपना सपना होता है। आदमी का अलग सपना, औरत का अलग सपना। और मेरा सपना यह है कि मैं शादी करके अच्छा सा घर बसाऊं। लेकिन जब भी मैं किसी से पूछती हूँ कि मेरी शादी कब होगी तो सारे लोग मुझ पर हंसने लगते हैं। कहते हैं कि तुम जैसों की शादी नहीं होती है बल्कि तुम लोगों की शादियों में नाचती हो। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सावरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बेचारे किसी अंधेरे कमरे में बैठी होती है और दुखी होकर रो रही थी। तभी वहाँ पर हरिंदर नाम का एक बंदा आता है और उसे नए कपड़े देकर फटाफट से तैयार होने के लिए कहता है कि तुरंत ये कपड़े पहन लो, तुम्हारी शादी तय हो गई है। जल्द ही बाहर आ जाओ, लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ गए हैं। तो सावरी यहाँ पर हरिंदर के पैर पकड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि भैया प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अगर आप मुझे कोई दूसरा काम बोलोगे तो वो मैं कर दूंगी, लेकिन प्लीज ये शादी वादी मत करवाइए। लेकिन हरिंदर कहने लगता है कि अरे बावरी, एक बार तुम्हारी शादी हो गई ना तो मैं तुमको छोड़ दूंगा और फिर तुम्हारा दूल्हा भी तुम्हें छोड़ देगा। सावरी कहने लगती है कि अगर वो लोग मुझे देखकर पहचान गए तो? अब यहाँ पर हरिंदर सावरी को धमकाने लगता है कि तुम बस अपना मुंह बंद रखना, जब तक तुम उनके सामने हो तब तक शांत रहना। अगर मुंह नहीं खोलोगे तो तुम्हारी बात किसी को पता नहीं चलेगी, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो और ये कपड़े पहन लो। तो उसके बाद जब सावरी कपड़े बदल रही होती है तो हरिंदर वहीं पर बैठकर उसको ताड़ते रहता है। वो कहता है कि तुम तो इन कपड़ों में बहुत ही सुंदर नजर आ रही हो, तुम्हें देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता कि तुम एक लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर हो। तुम्हें देखकर तो मेरा भी मन ललचा रहा है। अब उसकी थोड़ी देर बाद धनवर और उसका ताऊ लड़की को देखने के लिए आते हैं। सावरी को देखने के बाद धनवर तो शर्माने लगता है। देर से ही सही लेकिन उसको एक खूबसूरत बीवी मिलने वाली है। अब धनवर कहने लगता है कि लड़की तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्या लड़की के कागजात है? अब ये बात सुनने के बाद हरिंदर कहने लगता है कि अरे यार आप लोग पहले बता देते तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, मैं आपके लिए दूसरी लड़की ढूंढ देता, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा 20,000 रुपए खर्चा होगा। अब ये बात सुनने के बाद धनवर का ताऊ उसे डांटने लगता है। कहता है कि तुम शादी लड़की से कर रहे हो या फिर कागजात से? भनवर कहने लगता है कि अरे कल कोई लड़की कहीं भाग गई तो पुलिस में कंप्लेंट देने के लिए कुछ तो डॉक्यूमेंट होने चाहिए ना। लड़की का पता, उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं और उसका गाँव कौन सा है, ये तो पता होना ही चाहिए। जिस पर ताऊ कहने लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, औरत मर्द की जूती होती है और घर के कामकाज करते हुए घर में एक जगह पर पड़ी रहेगी। और वैसे भी मैं तो घर पर ही रहता हूँ तो वो भाग कर कहाँ जाएगी? और यहाँ पर एक और बात यह होती है कि भनवर ने अपनी जमीन बेचकर 50,000 रुपए इकट्ठा किए होते हैं अपनी शादी करने के लिए, इसलिए वो पैसे देने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा होता है। अब बचपन में ही भनवर के माता पिता गुजर गए थे और उसके बाद में ताऊ ने ही उसकी देखभाल की थी, इसलिए भनवर अपने ताऊ की हर बात मानता है। खैर अब फाइनली यहाँ पर 50,000 रुपए में डील पक्की हो जाती है। उसके बाद हरिहर एक पंडित जी को बुलाकर सावरी और भनवर की वहीं पर शादी कर देता है। अब ऑफ कोर्स शादी होने के बाद सावरी अपने ससुराल जाने लगती है। इस तरह से रास्ते के दरमियान हमें ये बात पता चलती है कि भनवर और उसका ताऊ ये बहुत ही दूर से यहाँ पर आए होते हैं। जब बहुत दूरी से ये लोग अपने गाँव पर पहुंचते हैं तो गाँव के लोग इन दोनों को देखकर उनकी तारीफ करने लगते हैं कि आखिरकार ताऊ ने भनवर के लिए एक लड़की ढूंढी ली। ताऊ कहने लगता है कि अरे यार मेरा इकलौता ही तो भांजा है और मेरे जाने के बाद ये सब कुछ उसका ही होगा। अब मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया है उसकी शादी करके, अब मैं तो बस घर में आराम करता रहूंगा। खैर अब रात होने के बाद भनवर गांव के कुछ लोगों को दारू की पार्टी शार्टी देने लगता है। इन मर्दों की बातों से हमको पता चलता है कि इनके गाँव में लड़कियां बहुत ज्यादा कम है, मतलब की ज्यादातर डोलियां बाहर से आती है, यहाँ से नहीं जाती। इस गांव के लड़कों को शादी करने के लिए बहुत ही मीलों दूर जाना पड़ता है और वो भी पैसे इकट्ठा करके लड़कियों को खरीद कर लाना पड़ता है। अब यह इस तरह अंदर गांव में कुछ औरतें सावरी के पास आती है और उसकी तारीफ करते हुए कहने लगती है कि अरे भनवर की बीबी तो बहुत ही सुंदर है, और उसको ये भी एडवाइस देते हैं कि आज तुम्हारी पहली रात है इसीलिए तुम अपने पति को अपने वश में कर लो, फिर वो तुम्हारी हर एक बात मानेगा। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं
आज भनवर की सुहागरात होने की वजह से वो दारू नहीं पीता। मतलब कि वो इतने सालों से इस रात का इंतजार कर रहा था। तो भनवर ने अगर इस रात भी दारू पी ली तो वो टल्ली हो जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। खैर, अब गांव की औरतें जाने के बाद भनवर अपनी पत्नी के पास आता है। सावरी का घूंघट उठाता है और उसके साथ कांड करने की कोशिश करता है, लेकिन सावरी भनवर को रोकने लगती है और उसे कहती है कि आप थोड़ा पहले मुझसे बात कीजिए। तो भनवर कहता है कि बातें तो जिंदगी भर होती रहेगी, लेकिन आज की रात तो कुछ और ही करने की रात है। अब मुझे इंतजार नहीं होता। ऐसा कहते हुए वो सावरी का लहंगा उठाता है और अब उसे यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि ये तो कोई लड़की नहीं है बल्कि एक किन्नर है। उसके बाद भनवर फटाफट से अपने ताऊ के पास आता है और उसे सारी बात बताता है कि उस हरामजादे हरिंदर ने एक लड़की के नाम पर हमारे हाथ में एक किन्नर थमा दिया। चलो उसे फटाफट से ढूंढते हैं। तब उसका ताऊ कहने लगता है कि क्या तुमने ठीक से देखा? भनवर रोते हुए कहने लगता है कि वो क्या बदलने वाली चीज है, मेरे तो 50,000 रुपए पानी में चले गए। अब उसका ताऊ फटाफट से सावरी के पास जाता है और उसे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है कि तुमने हम लोगों को धोखा क्यों दिया और यहाँ पर यह औरत बनने का नाटक क्यों कर रही हो। तभी भनवर वहां पर आकर ताऊ को रोकने लगता है कि रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, इतना मारोगे तो वो मर जाएगी। तो यहाँ पर सावरी रोते हुए कहने लगती है कि मैंने आप लोगों को कुछ भी धोखा नहीं दिया है, मैं भी बहुत ज्यादा मजबूर थी। उस हरिंदर ने मुझे और मेरे भाई को धमकी दी थी कि अगर हम अपना मुंह खोलेंगे तो वो हम दोनों को मार देगा, इसलिए मैं शादी में चुपचाप ही रही। इंसान को मारना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। आप दोनों पुलिस स्टेशन जाइए, तभी आपको आपके पैसे मिलेंगे और मैं भी यहाँ से रिहा हो जाऊंगी। अब ये दोनों सावरी की बात मान लेते हैं। अब सुबह होते ही भनवर और ताऊ अपने घर से पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं हरिंदर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। लेकिन तभी उसी वक्त रास्ते में उनको एक आदमी मिलता है। वो उन लोगों से पूछता है कि सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो, नई नवेली दुल्हन को घर पर अकेला छोड़कर। अब ये बंदा उन दोनों को गाँव वालों के बारे में बताने लगता है कि गाँव वाले तुम लोगों के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे कि ताऊ ने भनवर के लिए बहुत ही सुंदर लड़की लाई है। उन दोनों का तो कोई जवाब नहीं। उसके बाद जब ये दोनों पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं तो ताऊ भनवर से कहता है कि अरे भनवर, गांव के लोग हमारे बारे में तारीफ कर रहे हैं और अगर कल को इस किन्नर की बात गांव वालों को पता चल गई तो हमारी तो गांव में नाक कट जाएगी। हमारे उन लोगों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी कि किसी ने हम लोगों को उल्लू बनाकर एक किन्नर हमारे हाथ में थमा दिया और हमको पता भी नहीं चला। आज जो लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं वही कल हमारा मजाक उड़ाएंगे और अगर हम पुलिस वालों के पास जाएंगे तो पुलिस वालों को भी कुछ देना पड़ेगा कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं। और भनवर बेटा, अब तक तो वो मर चुकी होगी या फिर भाग गई होगी। तुम्हारे जो पैसे डूबे हैं उसका क्या है, हम उससे कल भी कमा सकते हैं। लेकिन ये किन्नर वाली बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। चल बेटा चल, किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह से जब भनवर और उसका ताऊ वापस अपने घर पर आते हैं तब तक सावरी ने उनके घर को साफ सुथरा करके रख दिया था और घर के सारे काम करके खाना भी बनाती रहती है। अब अपने घर का हुलिया देखकर ये दोनों तो शौक ही रह जाते हैं और उसी तरह से सोचने लगते हैं कि ये बंदे अभी तक गए क्यों नहीं। खैर, अब घर के अंदर जाने के बाद सावरी उन दोनों के लिए खाना परोसती है। अब जिस घर में औरत नहीं होती वो घर कैसा होता है ये तो सबको पता है। उनके घर में ढंग से खाना भी नहीं बनता था और ये लोग कुछ भी खा लेते थे। लेकिन आज उनको जो खाना मिलता है उसे देखकर ताऊ तो फटाफट से खाना खाने लगता है और उसे ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। फिर यहाँ पर भनवर सावरी को देखकर उसे भी खाना खाने के लिए कहता है। अब उसके बाद में भनवर का ताऊ उसे कहता है कि अरे पागल, इसके हाथ के बने हुई रोटी देख, घर की हालत देख, ये घर के सारे काम जानती है। एक औरत होने के लिए दो ही काम जरूरी होते हैं। नंबर 1 अपने पति को बिस्तर में खुश रखना और उससे एक बच्चा देना और दूसरा ही घर के कामकाज करना। अब यहाँ पर पहला काम नहीं तो दूसरा ही काम सही। इसके हाथों से हम अच्छे से काम करवा के लेंगे जिससे कि हमारा सारा पैसा वसूल हो जाएगा और फिर टाइम देखकर हम उसे उसके घर पर छोड़ाएंगे। भनवर कहने लगता है कि अगर गाँव वालों को कुछ पता चला तो? ताऊ कहने लगता है कि अरे पगले, उनको कैसे पता चलेगा? क्या वो लोग सावरी का लहंगा उठाकर देखेंगे? नहीं ना। खैर, अब उसके बाद भनवर सावरी के पास जाता है और उसे मलम पट्टी करने के लिए कहता है। उससे थोड़ा सा प्यार से बातें करने लगता है। सावरी कहने लगती है कि मुझे तो सिर्फ घर के ही काम आते हैं और मेरी माँ ने तो मुझे कभी घर से बाहर जाने ही नहीं दिया। भनवर कहने लगता है कि हमने सोचा था कि तुम अब तक जा चुकी होगी। जिस पर सावरी कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, यही मेरा घर है। खैर, अब देखते ही देखते ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सावरी की असलियत पता न चले इसलिए सावरी उसी वक्त कुएं के पास पानी लेने के लिए जाती है जिस वक्त कुएं के पास कोई औरतें मौजूद नहीं होती। जब भी कोई औरत सावरी के पास आती और उसके साथ बातें करने लगती तो सावरी कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती। खैर, अब हर रात सावरी ताऊ के पैर दबाती रहती है, मतलब कि ताऊ सावरी के हाथों से अपनी खूब सेवा करवाते रहता है। बाद में सावरी भनवर के पास जाकर उसके भी पैर दबाती है, लेकिन भनवर यहाँ पर उसे कहता है कि नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरे पैर दबा देना। तो सावरी पूछने लगती है कि क्या तब तक आप मुझे इस घर में रहने दोगे?
जिस पर भनवर कहने लगता है कि कल का क्या भरोसा है, कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। खैर, फिलहाल तुम मेरा हाथ दबा सकती हो। इस तरह से अब सावरी भनवर का हाथ दबाने लगती है और इसी बातों ही बातों में वो दोनों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। सावरी कहती है कि उसकी मां मरने के बाद उसके चाचा ने उसकी देखभाल की। बाद में उसके चाचा ने हरिंदर को उसको बेच दिया, क्योंकि मेरे चाचा को मेरे शक्ल से बहुत ज्यादा नफरत थी। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मैं भी। लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इस गांव में मेरी असलियत कोई नहीं जानता। सारी औरतें मुझसे अच्छी तरीके से बातें करती है, वरना मेरे बचपन में तो लड़कियां मुझसे डर कर भाग जाती थी, जैसे कि मुझे कोई बीमारी हो। खैर, अब उसके बाद भनवर सावरी का दिल बहलाने के लिए उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मेले पर आओगी। अब ये बात सुनने के बाद सावरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में आप मुझे मेले में ले जाओगे। लेकिन आपके ताऊ नहीं मानेंगे। भनवर कहने लगता है कि अरे पगली, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं ताऊ को संभालूंगा। इस तरह से रोमांटिक बातें होने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं भनवर कुछ कपड़ों को मेले में ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक फिसलने की वजह से नीचे गिर जाता है। दरअसल वो यहाँ पर नाटक कर रहा होता है। अब वो ऐसा दिखाता है कि उसकी कमर टूट गई है, उसके पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और अब भनवर कहने लगता है कि ताऊ, अब मैं इतने सारे कपड़े कैसे ले जाऊंगा, और कपड़े नहीं ले गया तो बेचूंगा क्या। ताऊ प्लीज आप मेरे साथ चलिए ना ये सारे कपड़े लेकर, क्योंकि मैं खुद इतना सारा सामान नहीं उठा सकता। अब दोस्तों यहाँ पर ताऊ खुद ही कहने लगता है कि इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम सावरी को अपने साथ लेकर जाओ, वही तुम्हारी मदद करेगी। इस तरह से भनवर और सावरी मेले में आ जाते हैं। अब यहाँ पर सावरी मेले के दौरान बिजनेस में उसको बहुत ज्यादा मदद करने लगती है कि कौन से कलर के साथ कौन सा कपड़ा मैच होगा, उस तरह से रख देती है जिससे कि लोगों को अट्रैक्शन लगे। और सिंपल सी बात है कि सावरी बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है। तभी वहां पर एक फॉरेन लड़की आकर उनके यहाँ से 400 रुपए का एक कपड़ा खरीद लेती है और भनवर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो पहले उन 400 रुपयों को सावरी के हाथ में थमा देता है। इस तरह से शाम होने तक उनके सारे कपड़े बिक जाते हैं। अब उसके बाद ये दोनों वापस अपने गांव लौटने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग डांस कर रहे हैं, तो ये लोग भी वहीं पर बैठकर डांस का आनंद लेने लगते हैं। और शायद भनवर की केयरिंग देखकर सावरी को भनवर से प्यार हो जाता है। बैठे बैठे ही अपना सर उसके कंधे पर लगाने लगती है और यहाँ पर भनवर का आज जो बिजनेस चला था वो उसका सारा क्रेडिट सावरी को ही देने लगता है और वहां से घर की तरफ लौटते वक्त आपस में रोमांटिक बातें करने लगते हैं। खैर, अब थोड़ी देर के बाद वो दोनों ही अपने घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही बारिश की वजह से भीग चुके थे। घर पर आकर भनवर अपने ताऊ को खुशखबरी देने लगता है कि ताऊ, हमारे सारे कपड़े बिक चुके हैं और आज हमने पूरे 3000 रुपए कमाए। इस तरह से वो सारे पैसे अपने ताऊ को देने लगता है और इतने सारे पैसों को देखकर ताऊ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो भनवर की तारीफ करने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, जाओ अंदर जाकर अपने कपड़े बदल लो और आराम करो। लेकिन यहाँ पर सावरी से कहने लगता है कि अरे तुम तो थोड़ी सी भीगे हो ना, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। खैर, अब जब तक सावरी अपना सारा काम खत्म करने के बाद वापस अपने घर में नहीं आती, तब तक यहाँ पर भनवर सावरी का इंतजार करते रहता है, क्योंकि भनवर ने मेले में सावरी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत झुमके खरीदे थे। वो उसे उन झुमकों को गिफ्ट के तौर पर देने लगता है और सावरी से कहता है कि मैंने सारे पैसे ताऊ को नहीं दिए, सिर्फ आधे ही पैसे दिए हैं। और बाद में भनवर अपने हाथों से सावरी के कानों में वो झुमके पहनाने लगता है। अब इसी दरमियान देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं सावरी भनवर के लिए खाना लेकर खेत में जाने लगती है और सावरी ने अपने हाथों से अर्धनारीश्वर की पेंटिंग बनाई थी अपने घर में लगाने के लिए। सावरी कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है, जब विष्णु जी को अपने रचयिता को देखने की इच्छा हुई तो उस वक्त भगवान शिव ने और माता पार्वती ने इसी रूप में दर्शन दिए थे। खैर, अब रात को एक जगह पर मर्दों की मीटिंग चलती रहती है जहाँ पर भनवर का ताऊ भी मौजूद होता है। इसी दरमियान गांव का एक बंदा ताऊ से खुशखबरी पूछने लगता है कि ताऊ जी, भनवर की शादी हुए 8 महीने हो चुके हैं, तो आप गांव में कब तक मिठाई बांटोगे। अब ये बातें सुनने के बाद ताऊ इसकी बातों पर गौर करने लगता है। उसके बाद वो घर पर आकर भनवर से कहने लगता है कि 4 दिन के बाद तुम वैद्य जी के पास जाकर एक झूठा सर्टिफिकेट लेकर आओ जिस पर लिखा हो कि सावरी बांझ है, और इस तरह से हम गांव के लोगों का मुंह बंद कर सकेंगे। लेकिन इस बात को लेकर ताऊ और भतीजे के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। भनवर कहने लगता है कि इस वजह से गांव वाले ये भी सोचेंगे कि मैं नामर्द हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ताऊ, तुम्हारी वजह से मेरे जमीन के सारे पैसे भी चले गए और मेरे हाथ लगाए किन्नर। अब इन बातों को सुनकर सावरी बहुत ज्यादा दुखी होने लगती है और रात भर बस बेचारी रोती ही रहती है। अब उसके बाद भनवर सावरी के पास आकर उसे सॉरी बोलने लगता है कि मैं तुमको कोस नहीं रहा था, मैं तो बस ताऊ जी के ऊपर चिल्ला रहा था। तो सावरी बेचारी रोने लगती है और कहती है कि हमें माफ कर दो, हम तुमको बच्चा नहीं दे सकते और वैसे भी हम शापित है।
तो भनवर कहने लगता है कि अरे यार, मैं ताऊ को कुछ कह नहीं सकता। घर उनका, खेत उनका, और मेरे पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी बिक चुकी है, इसलिए मैं ताऊ का विरोध नहीं कर सकता। सावरी कहने लगती है कि चलो भनवर, हम यहाँ से कहीं दूर जाते हैं, वहां पर जाकर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन भनवर कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हारे जितना दिलेर नहीं हूँ, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। बचपन में जब मेरी माँ को एक छोटी बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन वो बच्ची पैदा होते ही भूख और प्यास से तड़प रही थी। 3-4 दिन तक वो रोती रही और बाद में उसने अपना दम तोड़ दिया। मेरे ताऊ ने उसे लड़की समझकर अपनी माँ को उसे नहीं दिया, और तब भी मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया था। उस वक्त मेरा बाप बहुत ही बीमार था, हमेशा खटिया पर ही पड़ा रहता था, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब इसी बीच रोते हुए उन दोनों में प्यार होने लगता है। अब उसी वक्त ताऊ पानी पीने के लिए अपनी नींद से जागता है, और तभी उसे घर के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो खिड़की से देखने लगता है तो वो नजारा देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि अरे यार, ये तो बंजर खेत में भी हल चला रहा है। खैर, अब उसके अगले दिन भनवर वैद्य के पास जाता है, और भनवर को घर पर आने तक बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। तो उसी रात को ताऊ सावरी के हाथों से अपनी सेवा करवाते रहता है, अपना बदन दबाने के लिए कहता है। और बाद में जब सावरी अपने घर के अंदर जाती है तो ताऊ भी सावरी के पीछे पीछे जाता है, और अब वो यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। कहता है कि मैं तुम्हारा ताऊ हूँ, मेरी सेवा करो। मैंने कल रात तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ देख लिया है, अब ठीक उसी तरह से तुम मेरे साथ भी करो। तो यहाँ पर जब सावरी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है तो ताऊ जो अपनी सारी ताकत लगाकर सावरी का सर जमीन पर पटकने लगता है, फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसकी इज्जत लूट लेता है। अब उसके बाद जब भनवर अपने घर पर आता है तो सावरी की ऐसी हालत देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। अब बेचारी सावरी जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताने लगती है। अब उसके बाद क्या था, भनवर तुरंत ही गुस्सा होकर ताऊ जी के पास जाकर उसे मारने पीटने लगता है। पूछने लगता है कि तुमने मेरे लुगाई के साथ ऐसा क्यों किया। अब ताऊ जी भी कहने लगता है कि कौन सी लुगाई और कौन सी औरत, और तुमको शर्म कैसी नहीं आई इस किन्नर के साथ सुहागरात मनाने में। अब उन दोनों के बीच में हो रही लड़ाई को देखकर बाकी के गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ताऊ सारा इल्जाम भनवर पर ही डालने लगता है कि इसने मुझे अंधेरे में रखा, कि इसकी बीबी एक औरत नहीं बल्कि एक किन्नर है। कल रात ही उसके साथ गुलछल उड़ा रहा था, और जब मैंने उसे मना किया तो सारा इल्जाम मुझ पर ही डालने लगा। अगर आप लोगों को मेरी बात झूठ लग रही है तो इसका लहंगा उठाकर देख लो। तो यहाँ पर बेचारा भनवर सारे गाँव वालों को सच बताने लगता है कि हाँ, सावरी एक औरत नहीं बल्कि किन्नर है। खैर, अब उसके अगले दिन पंचायत बिठाई जाती है। अब ये ताऊ पंचायत के सामने यही कहने लगता है कि मैंने जमीन बेचकर भनवर की शादी की, और सुहागरात के दिन ही भनवर को पता चल गया था कि सावरी एक किन्नर है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने मुझसे बात छुपाई, और कल रात मैं जो उसके बाप समान हूँ मेरे ऊपर हाथ उठाया। इस तरह से सारा इल्जाम भनवर पर ही डालने लगता है। और उसी तरह से ताऊ सावरी के पास आकर उसे जलील करते हुए कहता है कि अरे ये तो अपनी भोली शक्ल दिखाकर ऐसे ही लोगों को धोखा देती है। बाद में ताऊ धीरे से सावरी के कान में कहता है कि अगर कल रात तुम मुझे खुश कर देती तो आज ये नौबत नहीं आती, तुमने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और फिर भनवर के पास भी आकर उसे धमकाने लगता है कि अगर तुम किसी किन्नर के साथ रहोगे तो सारी जिंदगी बदनामी की जिंदगी जीनी पड़ेगी, और मैं भी तुमको अपने घर से दफा कर दूंगा। अब जिस गांव में लड़कियों को मारा जाता है तो उन गांव वालों की कैसे सोचोगे ये तो आप सोच ही सकते हो। अब ये गांव वाले भनवर और सावरी के प्यार को समझ नहीं पाते, और उल्टा भनवर का ही मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो एक किन्नर का आशिक कैसा लगता है। अब भनवर की इज्जत ना उछली जाए इसलिए सावरी पंचायत के सामने कहती है कि देखिए, ये मुझसे प्यार नहीं करते। सुहागरात वाली रात ही मैंने उनके पैर पकड़कर उनकी माफी मांगी। मैं ही उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मैं यहीं पर रहूंगी, और मेरे कहने पर ही ये चुप रहे। इस तरह से सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेती है। अब उसके बाद सजा के तौर पर पंचायत ये फैसला सुनाती है कि भनवर अपने ताऊ के पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगेगा, और उसी तरह से सावरी को गांव छोड़कर यहाँ से जाना होगा। अब भनवर तो ठहरा कायर बंदा, वो अपने ताऊ के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगता है, और उसके बाद बेचारी सावरी उस गांव को छोड़कर वहां से जाने लगती है। पैदल चलते चलते सावरी एक बस स्टॉप पर आ जाती है। वहां पर बैठकर सोचने लगती है कि अब वो आगे क्या करेगी। फिर वो वहां पर बस का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर भनवर अपना चेहरा छुपाकर सावरी के पास आ जाता है, और सावरी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, और उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। भनवर कहने लगता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। और उसके बाद सावरी अपना सर भनवर के कंधे पर रखकर प्यार भरी बातें करने लगती है। सोच लेती है कि ये दोनों यहाँ से कहीं दूर जाएंगे और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शॉकिंगली सावली के बगल में भनवर नहीं होता, वो तो कोई दूसरा ही बंदा होता है। मतलब कि सावरी ने भनवर को यहाँ पर इमेजिन किया था। सावरी को उस बंदे के अंदर भनवर ही दिखाई दे रहा था। अब सावरी को देखकर वो बंदा उसे कहने लगता है कि
अरे तू तो वही किन्नर है ना जो औरत बनकर लोगों को धोखा देती है। अरे थोड़ा मेरे करीब तो आजा। इस तरह से वो बंदा उसे तंग करने लगता है। लेकिन इतने में वहां पर बस आ जाती है और सावरी बस के अंदर चढ़ जाती है। बस के अंदर आने के बाद उसे समझ नहीं आता कि वो कहां पर जाकर बैठे, इसीलिए वो बेचारी वहीं नीचे बैठ जाती है। तभी कंडक्टर वहां पर आकर सावरी से कहता है कि अरे अपनी जगह पर जाकर बैठो। तो सावरी किन्नरों की तरह तालियां बजाते हुए कहने लगती है कि हम हिजड़ा है और हम जैसे लोगों की कहीं पर भी जगह नहीं होती। और दोस्तों इसी तरह की दुखी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों एक किन्नर की लाइफ कितनी ज्यादा हार्ड होती है ये आपने देखा। उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और वो लोग किस तरह से अपने आप को इस दुनिया में जीवित रखते हैं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चल ही गया होगा। इसीलिए दोस्तों उन्हें सम्मान दे, उनका मजाक ना उड़ाए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी हमें बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।